नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। राष्ट्र संवाद कार्यक्रम में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे शिवसेना के प्रतीक चिन्ह के बारे में, जिसको लेकर महाराष्ट्र में लगातार घमासान मचा हुआ है और उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि चिन्ह को लेकर कि असली शिवसेना कौन है, इसका जो फैसला है वो चुनाव आयोग ही करेगा। और इसी मुद्दे पर हम सीधे जुड़ेंगे हमारे नेशनल एडिटर मयूर जानी जी के साथ में। सर, आपसे जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव आयोग ही ये निर्णय लेगा कि असली शिवसेना कौन है। अब जो कयास लगाए जा रहे थे उनके विपरीत जो है ये फैसला आया है और उद्धव ठाकरे को सीधे तौर से झटका लगा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल शोभित जी, ये वैसे आज बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हम संवाद कर सकते थे। जी। ठीक है, पीएफआई वाला एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट जो है वो सामने आ रहा है और उसके साथ साथ राजस्थान में जो कुछ कट रहा है, जो हो रहा है, वो भी हमारे बिल्कुल सामने है। लेकिन हमको लगा कि कुछ जब घटनाएं एक साथ बहुत सारी हो जाती है तो कुछ ऐसी घटनाएं या ऐसे कुछ वाकये जो भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं पर फिर वो इस आंधी में दब जाते हैं, वो कोई देख नहीं पाता उसको। और कुछ मुद्दे ही जो है फिर पूरा दिन जो है आपका समाचार के तौर पर या एनालिसिस के तौर पर ले लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले दिनों में बहुत बड़ी असर करेगी। हमको लगा कि आज इस पर हमको संवाद करना चाहिए। जी। हम सब जानते हैं कि पिछले 3-4 महीने से ये एक बहुत बड़ा एक युद्ध चल रहा है, एक जंग चल रही है, जैसे कहते हैं शिवसेना के ही अंदर। जी। शिंदे साहब 40 से ज्यादा लोगों को लेके चले गए, सरकार गिर गई और शिंदे गुट ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना दी। अब ये जो जितना आसान दिख रहा है उतना है नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारी तकनीकी और संवैधानिक बातें जो है वो जुड़ी हुई है। जी। उसमें सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है, जो शिवसेना ग्रुप जो जो उद्धव ठाकरे का जो गुट है, जो जहां से शिंदे अलग हुए हैं, जी। तो उनकी पहली मांग ये रही थी कि सबसे पहले तो इन लोगों को जो छोड़ के गए हैं पार्टी, इनको आप जो है वो अयोग्य घोषित करें, क्योंकि ये पार्टी को तोड़ के गए हैं और बहुत सारी उन्होंने तकनीकी बातें रखी है संवैधानिक तौर पर। तो उसको लेकर गए सुप्रीम कोर्ट में। शिंदे गुट ने कहा कि नहीं, पहले हम असली शिवसेना है, ये फैसला होना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम ये फैसला कर सकते हैं। जी। तो फिर गए ये उद्धव ठाकरे तुरंत गए सुप्रीम कोर्ट में। जी। उन्होंने कहा कि नहीं, ये इलेक्शन कमीशन कैसे फैसला कर सकता है जब तक हम कह रहे हैं कि ये अयोग्य है, जी। इनकी सभ्यता जो है वो खत्म करनी चाहिए। हाँ। और उसी के बाद जो है फिर आगे होगा कि ये पार्टी किसकी है, पहले इनको अयोग्य घोषित करो जी। विधायक के तौर पे। जी। तो वो सुप्रीम में चल रहा था, एक महीने से ज्यादा समय से भी चल रहा था। जी। ठीक है, अब इसमें कल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि भाई अब ये तो फैसला इलेक्शन कमीशन ही करेगा जी। कि पार्टी का चिन्ह किसी के पास जी। जाएगा। मतलब पार्टी का चिन्ह जिसके पास जाएगा तो वो बिल्कुल योग्य ही साबित रहेंगे। बिल्कुल। तो फिर अगर शिंदे गुट के पास पार्टी का चिन्ह जाता है और इलेक्शन कमीशन ये फैसला लेता है, जी। तो फिर वो बात ही जो है वो बिल्कुल हवा में हो जाएगी, गायब हो जाएगी कि भाई कौन अयोग्य है या कौन योग्य है जी। विधायक के तौर पर। ठीक है, तो यहाँ एक बहुत बड़ी मात मिली है, मतलब बड़ा झटका लगा है उद्धव ठाकरे गुट को। और क्योंकि इसमें 3 पक्ष की ओर से वकील थे, लॉयर्स थे, जी। शिंदे ग्रुप से भी थे, जी। कौल साहब थे, यहाँ इलेक्शन कमीशन भी इसमें पार्टी थी। उन्होंने भी कहा कि भाई ये फैसला तो हम ले सकते हैं, हमारे जुरिडिक्शन में है। और अभिषेक मनु सिंह भी थे इनकी ओर से, ये उद्धव ठाकरे के गुट की ओर से। जी। तो वहां उनकी दलील जो है वो काम नहीं आई है। जी। और चंद्रचूड़ साहब की अध्यक्षता में जो बेंच थी, उन्होंने ये फैसला लिया है कि भाई अब इनको इलेक्शन कमीशन को ही ये अधिकार दिया जाता है, उनके पास है बेसिकली, जी। कि वो डिसाइड करे कि भाई पहले ये डिसाइड हो, मतलब विधायकों की योग्यता अयोग्यता की बात को बाद में रखा जाए, पहले ये डिसाइड कर लिया जाए कि ये चिन्ह जो है शिवसेना का, जो पार्टी सिंबल है, वो किसके पास रहेगा। जी। तो अब जब ये होगा शोभित जी, जी। तो देखिए अब ये तो बड़ी आसान सी बात है, समझने वाली बात है। अब तब भी कह रहे थे, अगर आपको याद होगा, कि ये पूरा एक
एक कार्यक्रम चल रहा है वो ये है कि परिवारवादी पार्टियों को खत्म करते हैं। तो उसमें पवार साहब की पार्टी भी आ जाती है, उद्धव ठाकरे की पार्टी भी आ जाती है। ठीक है, अब देखिए हम एक हद से ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते, कुछ कहने के लिए फिर कुछ तथ्य होने चाहिए, लेकिन क्योंकि हम पत्रकारिता कर रहे हैं तो हमको एक विशेष अधिकार मिलता है कि हम एजम्पशन कर सकते हैं, प्रिजम्पशन कर सकते हैं और साथ में एक तर्क के साथ बात को रख सकते हैं। जी तो ये तर्क के साथ हम बात को रखते जा रहे हैं। वो ये है कि जिस तरह से पूरी चीज ये जो घटनाक्रम होता हुआ दिखाई दे रहा है हमको, तो इसमें हमको ये लग रहा है कि अब जैसे इलेक्शन कमीशन ही डिसाइड करने वाला है, अब क्योंकि सुप्रीम ने हाथ खड़े कर दिए, जी तो हमारा काम नहीं, ये इलेक्शन कमीशन देखेगा। तो फिर हमको जो लग रहा है तार्किक रूप से, जी वो ये लग रहा है कि फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो आने वाले दिनों में एकनाथ शिंदे के गुट को शिवसेना का प्रतीक दे देगा, जी उन्हीं को सौंप देगा, उन्हीं को असली उत्तराधिकारी जो है वो पार्टी के रूप में होने के रूप में घोषित किया जाएगा। तो जब ये होगा तो फिर उनकी योग्यता अयोग्यता का कोई सवाल रहेगा ही नहीं, जी और जब वो नहीं रहेगा तो फिर वो मसला वहीं खत्म हो जाएगा। पर क्या बात यहाँ पे आके रुक जाएगी, क्या बात यहाँ खत्म हो जाएगी? तो हमको लगता है कि नहीं, यहाँ से बहुत बड़े एक खूंखार तरह के एक युद्ध की शुरुआत वहां से हो जाएगी। जी हमको लगता है कि फिर क्योंकि ये अगर ये चला गया चिन्ह इनके पास, शिंदे के पास, जी तब देखिए कि इससे बड़ी फजाहत जो है वो उद्धव ठाकरे की हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। मतलब उनके पिताजी ने जो पार्टी शुरू की, अब माने न माने, अच्छा लगे बुरा लगे, इस वो फिर अलग बात है, वो अलग डिबेट का मुद्दा है। हम तो आज इस स्थिति पे बात कर रहे हैं। ये हकीकत है कि ये उन्हीं की बपोती थी ये पार्टी, जी ये तो हकीकत है। जी आप कल जाके मुलायम सिंह यादव की पार्टी की बात करें, जिन्होंने खुद पार्टी को बड़ा पैदा किया, अखिलेश अब संभाल रहे हैं, तो अभी भी समझ में आ रहा है। जी अखिलेश के लिए बात कर रहा हूं मैं, बिल्कुल। मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं अखिलेश के दृष्टिकोण से बात कर रहा हूं। जी लेकिन अगर कोई जो है तीसरा आदमी उस पार्टी को हाईजेक करके चला जाए, बिल्कुल। तो अखिलेश के लिए क्या स्थिति हो जाएगी? क्या वो राजनीति में रह पाएंगे? क्या वो उत्तर प्रदेश में रह पाएंगे? क्या उनके लिए मतलब उनका जीना कितना दुर्भर हो जाएगा? जी। यही आप तेजस्वी के साथ सोच लो, ये चीज, यही घटना, ठीक है, तो कैसा हो जाएगा, क्या स्थिति हो जाएगी? जी तो वो स्थिति अभी महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की होने वाली है। जी मुझे जो लग रहा है, तर्क पूर्ण रूप से जिन चीजों को देख रहे हैं, तो हमको लगता है कि वो स्थिति अब उद्धव ठाकरे की होने वाली है। बिल्कुल। और मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ वहां से यहीं से रुकेगा। ये आने वाले दिनों में ये खेल जो है वो एनसीपी के साथ भी किया जा सकता है, जी तो वो भी होगा। और जितनी जितनी पार्टियां जो सिर्फ एक परिवार के इशारे पे काम करती है, उसी के वर्चस्व को मानकर चल रही है, तो वहां हर जगह पे आपको ये जो खेल है वो आने वाले समय में होता हुआ दिखाई देगा। तो अब जब ये महाराष्ट्र में हो जाएगा, तो क्या उद्धव ठाकरे और उनके समर्थक जो है वो भी, उनका भी एक बहुत बड़ा एक उनकी संख्या है, उनका बहुत बड़ा एक फॉलोअर उनकी तादाद बहुत बड़ी है, तो क्या वो इस चीज को शांतिपूर्ण ढंग से टैकल कर पाएंगे? जी क्या वो सिर्फ प्रदर्शन के और विरोध प्रदर्शन और रैली के जरिए ही जो है सिर्फ वो विरोध दर्शाते हुए बात रुक जाएगी क्या? जी तो हमको लगता है कि शायद ऐसा नहीं होगा, वो हिंसात्मक रूप धारण कर सकता है पूरा मामला। बिल्कुल। और अगर वो हुआ तो देश की जो आर्थिक राजधानी है जी उसका माहौल इतना खराब हो जाएगा कि वैसे भी अभी भी लोग जो है वहाँ पे मुश्किल, मतलब कुछ दिन पहले हम लोग बात कर रहे थे, मैंने आपको कहा था कि कुछ जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, व्यापारी हैं, कुछ बिल्डर्स हैं वहाँ पे, जो हम वहाँ भी काम कर चुके हैं 2 साल मुंबई में, तो हमारे जानकारी में लोग हैं वहाँ पे, तो उनसे जब बात होती है तो वो ऐसे भी डरे हुए दिखते हैं कि अब मुंबई जो है वो कितना स्टेबल रहेगा आने वाले दिनों में, ये हमको पता नहीं है। जी और ये जो है ना, फिर मुझे थोड़ा और पीछे ले जाता है ये जब मैं सुनता हूँ, देखता हूँ, क्योंकि हम एक महाराष्ट्र के मुंबई में एक बहुत बड़े भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं, तो उनके साथ हमारा वार्तालाप हो रहा था। उस समय वो मिनिस्ट्री में थे और वो गुजराती है, और उनके साथ उन्होंने हमको खाने पे बुलाया था, लंच पे, तो हम गए थे उनको मिलने के लिए। तो बैठ रहे थे, बैठ के बातचीत हो रही थी, खाना वाना खा रहे थे, घर से उन्होंने टिफिन मंगाया था, तो उसी टिफिन को हम लोग खा रहे थे।
तो उन्होंने जो है, ये बात कर रहा हूँ मैं आपको कुछ 3-3.5 साल पहले की, तो उन्होंने खाते खाते कहा कि अरे कहाँ मयूर जी आप यहाँ कहाँ आ गए, आपको तो गुजरात में ही रहना चाहिए था। तो हमने कहा कि नहीं भाई, ये भी एक चैलेंज है, इसको हम अच्छा लगा तो मौका मिला है काम करने का, यहाँ पे आए हुए हैं। बोले नहीं यार, अब तो हर चीज़ जो है गुजरात की ओर ही जाने वाली है आने वाले दिनों में, यार वहीं रहते आप। तो हम समझे नहीं, हमने कहा क्या कह रहे हैं। बोले देखिए, हर चीज़ का जो है मुंबई का जो बेस है ना, उसको धीरे धीरे समाप्त कर दिया जाएगा। हमने कहा कैसे कर दिया जाएगा। बोले देखिए, वो गिफ्ट सिटी बना हुआ है वहाँ पे, और उसी पर जो है उसको एक फ्री ट्रेड जोन के लिए स्थापित किया गया है। और मुंबई के जितने भी बड़े कारोबार, जितनी भी बड़ी इंस्टीट्यूट जो है, जो मुंबई में हेडक्वार्टर रखती है, तो बोले तो सबको तो बोला ही जा रहा है अंदर खाने का कि आप जो है गिफ्ट सिटी में जाइए, गिफ्ट सिटी में जाइए। और बाकी जो रुतबा है मुंबई का, तो वो तो फाइनेंशियल कैपिटल के तौर पे है। बिल्कुल। तो अगर वो यहाँ से वही बेस खत्म हो गया तो फिर क्या रहेगा मुंबई में। तो मैंने कहा ऐसा करने की जरूरत क्या है। बोले सर, अब गुजरात को अगर सबसे बड़ा बनाना है, नंबर 1 बनाना है, तो चीजें फिर वहीं होनी चाहिए ना। बिल्कुल। तो हम बड़ा उस समय सोच में पड़ गए थे। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, और क्यों, मतलब क्यों का तो जवाब चलो दे दिया। कभी वो एक मन है कि गुजरात में इस पूरे गुजरात को ही आर्थिक कैपिटल बना देना है देश का, चलो ये समझ सकते हैं, पर कैसे करेंगे ये समझ में नहीं आ रहा था। तो अब जब हम पूरी पैटर्न देख रहे हैं शोभित जी, तो हमको समझ में आ रहा है, और ये बात सही भी है, क्योंकि बहुत सारे बड़े इंस्टीट्यूट जो है, वो हमको समाचार मिले हैं कि वो अपना बेस जो है, हेडक्वार्टर जो है, वो गिफ्ट सिटी में शिफ्ट करने की प्रोसेस में लगी हुई है। तो हमको लगता है कि मुंबई का वो रुतबा जिस पर हमेशा शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी जो है कब्जा जमा के बैठी हुई थी, मुझे लगता है शायद उसको खत्म करने की कोशिश है। ये अभी लग रहा है मुझे, मैं तथ्य के आधार पर बात कर रहा हूँ, और जो सुनी कुछ बातें उस पर बात कर रहा हूँ। तो उसमें शिवसेना का उद्धव के पास से शिंदे के पास चला जाना भी बहुत महत्व रखता है इस पूरी योजना में, अगर ये योजना है तो मुझे लगता है उसी पर काम हो रहा है। और फिर आप अगर मुंबई आपको स्टेबल लगेगा ही नहीं, तो फिर आप कहीं और रास्ता ढूंढेंगे। तो फिर आपके पास बिल्कुल गुजरात जो है सबसे नजदीक का एक प्रदेश है। तो मुझे लगता है शायद ये कुछ योजना के तहत हो रहा है, और कुछ जानकारी है, कुछ हमारी तर्क है। तो हम गलत भी हो सकते हैं, लेकिन अगर कड़ियों को जोड़ रहे हैं ना, तो फिर चित्र कुछ ऐसा हमारे सामने आ रहा है। तो ये स्थिति है अभी। बिल्कुल, हम कह सकते हैं कि जिस तरह की राजनीति जो है अब हो रही है, और जिस तरीके से अगर फैसला शिंदे गुट की तरफ आ जाता है, तो एक नई राजनीति का दौर शुरू हो जाएगा। और उसके बाद में कई जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जिनकी स्थापना उनके प्रमुख पिताओं के द्वारा की गई थी, उन पर भी एक सवालिया चिन्ह खड़ा हो जाएगा, और राजनीतिक पार्टी को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि अब आगे क्या हो सकता है। बढ़ते हैं दूसरे संवाद की तरफ, और वो संवाद है नोटबंदी से जुड़ा हुआ, काफी अहम भी है, क्योंकि नोटबंदी के खिलाफ याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। क्या कुछ हो सकती है याचिकाओं में, क्या क्या तर्क दिया गया था, क्या क्या दलीलें दी गई थी, इस पर ही हम सीधे जुड़ेंगे हमारे नेशनल एडिटर मयूर जानी जी के साथ में। सर, आपसे जानना चाहते हैं कि सुनवाई भी होने वाली है। नोटबंदी, अगर उस दौर को याद करें, तो वो सबसे ऐतिहासिक फैसला है अभी तक के कालखंड में, और उस पर अब सुनवाई हो रही है। क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, नोटबंदी जो है ना, वो हमेशा ये एक ऐसा फैसला माना जाएगा जिस पर डिबेट कभी भी रुकेगी नहीं, थमेगी नहीं कभी। वो अपना अपना कोई जो है पक्ष रखेगा कि ये बिल्कुल ठीक था, और हमेशा जो है प्रतिपक्ष आएगा कि नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं था। और उसमें जो भी फायदे नोटबंदी लागू करने के जो फायदे गिनवाए गए थे, उन फायदों का कोई कहीं चिन्ह, नामो निशान दिखाई नहीं देता है। इस तरह की बातें हमेशा प्रतिपक्ष में की जाएगी। अब देखिए, हम सब जानते हैं कि 2016 में इसका एक रात को 8 बजे देश के प्रधानमंत्री ने एक राष्ट्रव्यापी संबोधन में अचानक से ये घोषणा करती कि उसी रात के 12 बजे तक जो पुराने 500,000 के नोट है, वो चलन में रहेंगे। फिर उसके बाद उसको आप बाजार में इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, इसको आप बदल सकते हैं, आपके पास अगर है तो बाकायदा फिर आपको बैंक में जाके उसको वहां जमा करवाना पड़ेगा, और आपको फिर नई करेंसी अलॉट दी जाएगी। और वो कुछ 3 महीने का घटनाक्रम था। हम सबको याद है कि जो माहौल देश में रहा, 70 से ज्यादा लोग जो हैं देश में, कम से कम इतने लोग जो है वो नोट एटीएम के बाहर की लाइन में या बैंक के बाहर की लाइन में खड़े खड़े उनकी मौत हुई। प्रधानमंत्री जी का ये दावा था कि काला धन इससे संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा, नाबूद हो जाएगा। वो
फिर बचेगा नहीं। जी। और इसी से जो है बड़ा फायदा ये है कि जो आतंकी प्रवृत्तियों को, गतिविधियों को जिस तरह से काले धन से सपोर्ट किया जाता है, वो भी अब हो नहीं पाएगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर मुझे पहले कहा था 50 दिन का समय दीजिए, हाँ। और अगर आपको लगता है कि मेरा फैसला गलत है तो मुझे आप चौराहे पे फांसी लगा दीजिए। ये सब चीजें हुई थी ना। तो उसके बाद अब उसके कितने फायदे हैं नहीं, उस पर बहुत डिबेट चल रही है। जी। अब जो है तो अब क्योंकि एक बार इस पहले भी कोशिश की गई थी इसको चैलेंज करने की, या उस पर कि भाई ये गलत था और उस पर सुनवाई होनी चाहिए। जी। तो अब जो है वो 5 जजेस की एक संवैधानिक बेंच है, उसकी रचना की गई है। और अब वो जो है इस पर सुनवाई करेंगी। जी। हालांकि हकीकत ये है कि ये सीजेआई थे उस समय, ठाकुर साहब हमारे, जी। तो उन्होंने जो है इस फैसले की प्रशंसा की थी। मैं 2016 की बात कर रहा हूँ। जी। ठीक है। अब हो ये रहा है कि जस्टिस एस अब्दुल नजीर साहब हैं, उनकी अध्यक्षता में 5 जजों की बेंच जो है वो बनाई गई है। ठीक है। और उसमें जो जस्टिस नजीर साहब के अलावा BR गवई साहब है, AS बोपन्ना है, V रामा सुब्रमण्यम है, PV नागरत्ना है। जी। ये सब लोग हैं, इस पर सुनवाई करेंगे। और 28 सितंबर जी। को, मतलब कि आज 28 तारीख है, ठीक है, तो ये बेंच जो है वो इस पूरे मुद्दे पर बंधारण संवैधानिक तौर पर उसकी मान्यता क्या हो सकती है इस फैसले की, या नहीं हो सकती है, जी। उस पर जो है विस्तृत रूप से सुनवाई करने का आज डिसाइड किया गया है। जी। तो विवेक शर्मा नाम के एक सज्जन है, उन्होंने 2016 में इसको एक्चुअली फाइल किया था, सरकार की इस निर्णय को चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में ही। और उसके बाद कुल और 58 याचिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी कि भाई हम इसको चैलेंज कर रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है कि अब सबको एक साथ मिला दिया गया है, और ये सब याचिकाओं को एक साथ मिलाकर अब इस पर सुनवाई आज से शुरू हो रही है। ठीक है। तो अब आगे अब पूरा मामला जो है संवैधानिक तौर पर फिर वो चर्चा होगी, कोर्ट में होगी, लेकिन लीगल से ज्यादा इसमें जो है संवैधानिक बातों को, टेक्निकलिटीज को लेकर जो है वो दलीलें होंगी कि भाई ये क्या ऐसे कर सकते थे क्या। अब देखिए यहाँ पे ये चैलेंज नहीं हो रहा है कि इससे क्या फायदे हुए क्या नहीं हुए, यहाँ पे ये चैलेंज हो रहा है कि क्या संवैधानिक रूप से देश के प्रधानमंत्री अचानक इस तरह से देश की जो करेंसी है टॉप मोस्ट, उसको बंद कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे। इसके लिए क्या कोई लीगल प्रोसेस चाहिए थी, लीगल नहीं सॉरी, कोई संवैधानिक प्रक्रिया करनी जरूरी थी, जैसे कैबिनेट में इसको आपको जो है कैबिनेट की बैठक बुलाए, कैबिनेट में इसको प्रस्ताव को रखे और कैबिनेट से इसको पास करवाएं, ये सबसे बड़ी बात होती है। इसके साथ साथ आप रिजर्व बैंक जो एक ऑटोनोमस बॉडी है, तो ऑटोनोमस बॉडी को भी आपको भरोसे में लेना, विश्वास में लेना पड़ेगा ना कि भाई हम ये करने जा रहे हैं तो क्या इसके लिए हम तैयार हैं कि नहीं है। तो ये सब चीजें जो है वो संवैधानिक मसलों के तहत आती है। तो अब बहस, चर्चा और सुनवाई जो है शोभित जी वो इस पर होगी कि क्या ऐसा एक स्टेप, ऐसा एक निर्णय देश का प्रधानमंत्री किसी को पूछे बगैर ले सकता है क्या। फिर उसके बाद मुझे लगता है कि फिर वो पहलू भी जोड़ दिया जाएगा कि इसकी लीगलिटीज क्या है। पहले संवैधानिक बात होगी, मुझे लगता है उसके बाद फिर लीगलिटीज पे मामला चला जाएगा। तो एक इंटरेस्टिंग चीज है कि इस तरह की याचिका, चलिए 6 साल के बाद, पर एक पहली वो थी, बाद में 58, तो 59 याचिकाओं को एक साथ मिला के अब उस पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। तो चलिए अच्छी बात है, ये लोकतंत्र में ये होना चाहिए था, अब होने जा रहा है, ये अच्छी बात है। देखते हैं इसमें आगे सुनवाई में क्या आगे निकलता है, लेकिन इस पर नजर रखना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। तो कह सकते हैं कि वो दौर भी देखा कि जब राष्ट्र के नाम संबोधन के नाम पर जब जिस तरीके से नोटबंदी की गई थी और उसके बाद जब प्रधानमंत्री जी का राष्ट्र के नाम संबोधन हुआ, अचानक से जब कोरोना काल हुआ था उस दौरान उनका संबोधन हुआ था, तो लोगों को मन में एक भय व्याप्त हो गया था कि ये राष्ट्र के नाम पे संबोधन में अब क्या कर सकते, क्या फिर से नोट बंद होंगे। तो वो दौर भी हमने देखा और कहीं ना कहीं आज भी वो भय व्याप्त है, जिसको लेकर आज सुनवाई होनी है। बढ़ते हैं तीसरे संवाद की तरफ, वो भी इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ है। बीच में तो ये हो गया था कि अगर नरेंद्र भाई का संबोधन होना है और गलती से अगर 8 बजे होना है, तो लोग जो है वो इतने मतलब डर गए थे, सहम गए थे कि पता नहीं अब क्या होगा। और ये बहुत सारी अफवाहें भी जो है वो फ्लोट हो रही थी। बिल्कुल कि अब इस पर आके कह सकते हैं, उन मुद्दे पर, इस मुद्दे पर कह सकते हैं, अलग अलग तरह के मुद्दे जो है फ्लोट किए जा रहे थे।
पर हाँ, वो एक अजीब सा माहौल बन गया था। जी पर चलिए, इसमें अब सुनवाई हो रही है तो ये अच्छी बात है। जी, बढ़ते हैं तीसरे संवाद की तरफ, वो भी इसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से नोटबंदी की गई और एक दावा किया गया कि हम जो काले धन को पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे, तो सवाल ये उठता है और पूछना भी लाजमी है कि क्या वो काला धन पूरी तरीके से समाप्त हो पाया? ये भी सवाल एक अपने आप में बिल्कुल, अहम हो जाता बिल्कुल, है बिल्कुल। और उसकी जवाबदेही इस सरकार को बनती है, क्योंकि जिस तरीके से नोटबंदी को लागू किया गया था और पूरे देश में इसका व्यापक असर देखने को मिला था, और उसके बाद भी अगर आज कुछ ऐसे मुद्दे निकल पाते हैं जहां पर काले धन की बहुत बड़ी खेप जो है, जखीरा कहेंगे उसको, वो भी बरामद हो रहा है, तो वो अभी पूरी तरीके से समाप्त नहीं हो पाया। क्यों नहीं समाप्त हो पाया और क्या इसके आगामी परिणाम हो सकते हैं, इसी मुद्दे पर सीधे फिर से जुड़ेंगे अपने नेशनल एडिटर मयूर जानी जी के साथ। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे काले धन के बारे में? देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आया है। ये रिपोर्ट है हमारे सामने। हाँ जी ये आरबीआई का है, ये हमारा तो नहीं है, हमने कुछ इसको पैदा नहीं किया है। जी ये कह रहे हैं कि नोटबंदी के बाद जिसका उद्देश्य ये था कि काला धन समाप्त कर दिया जाए, तो कह रहे हैं कि 9,21,000 करोड़ रुपए का काला धन देश में अभी भी जमा हुआ है। जी तो फिर ये अपने आप सवाल पैदा करता है कि तो फिर नोटबंदी हुई क्यों थी, जी और हुई तो क्या वो प्रभावित तौर पर जो है अपना असर नहीं दिखा पाई क्या? जी तो ये सवाल खड़ा होता है। और कहा जाता है कि जो रिपोर्ट है कहता है कि नोटबंदी के बाद जो 500 और 2000 की जो भी नोट छपी थी हमारे यहाँ पे, तो 1680 करोड़ की कीमत की वो 500 और 2000 की नोट जो है, वो बिल जिसको कहते हैं, वो गायब है। जी और आरबीआई के पास इससे कोई हिसाब नहीं है। तो ये कैसे हो सकता है? ये एक बड़ी अजीब सी बात है। बिल्कुल। अब कह रहे हैं कि 1,03,000 करोड़ का काला जो धन था, वो 6 साल में, नोटबंदी के 6 साल में फिर से 9 गुना बढ़ गया। जी ठीक है। तो अब इस पर बहुत बड़े सवाल अभी उठाए जा रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2016-17 से लेके 2021-22 का जो एक वार्षिक रिपोर्ट उनका निकलता है ना हर साल का, जी तो उसमें ये आरबीआई का कहना है कि 2016 से लेके अब तक उन्होंने 500 और 2000 की कुल मिला के 6,849 करोड़ रुपए की नोट जो है वो छापी हुई है। जी ठीक है। अब उसमें से 1680 करोड़ की जो नोट्स हैं वो गायब है। आरबीआई खुद कह रही कि हमारे पास हिसाब नहीं उस चीज का। जी ठीक है। तो वो है कहाँ पे? तो ये नोट की कीमत जो है भाई साहब, वो 9,21,000 करोड़ रुपए की हो जाती है। जी ठीक है। और मजे की बात यह है कि इसमें प्रोसेस पूरी होती है। कुछ 5 या 6 साल के बाद जब नोट की जो खुद की अपनी आयु जो होती है ना, क्योंकि वो भी घिसती है, उसमें वो जी। फट भी जाती है, कुछ ना कुछ उसको नुकसान हो जाता है। जी। तो ऐसी नोट जो है, कहा जाता है कि 5 से 6 साल की एक महत्तम 7 साल की एक आयु होती है किसी एक नोट की, करेंसी जी। बिल की। जी और फिर वो वापस जाती है आरबीआई के पास, और उसको वो आरबीआई देखती है उसको कि क्या इसको रीयूज किया जा सकता है या उसको नष्ट कर देना चाहिए। बिल्कुल। तो उसको अगर जरूरत पड़े तो उसको नष्ट कर दिया जाता है। जी तो ऐसी बहुत सारी नोट्स जो है उनको नष्ट भी कर दिया गया है। लेकिन ये कीमत की जो नोट है भाई साहब, जी इनका पता नहीं चल रहा है। ठीक है। अब हम जानते हैं कि अब जैसे कह रहे थे, जखीरे की बात हो रही थी कि उत्तर प्रदेश में चुनाव जब हो रहे थे तब इत्र का जो एक व्यापारी था, उसके पास भी तो करोड़ों रुपए मिले थे। पश्चिम बंगाल का जो मंत्री है पार्थो चैटर्जी, वहां से भी करोड़ों करोड़ रुपए का काला धन जो है नोट के करेंसी बिल के रूप में मिला है। तो 95% से भी ज्यादा 500 और 2000 की नोट है उसमें। जी ये जो मिला है ना, उसमें 95% से भी ज्यादा 2000 की नोट्स पाई गई है। जी ठीक है। अब आरबीआई का एक अफसर है जो इस रिपोर्ट में उसने अपना नाम नहीं दिया, लेकिन वो कह रहा है कि सर्कुलेशन जो होता है पूरा मनी का, उसमें जो जो पैसा, जो करेंसी बिल की कमी नजर आती है, महसूस होती है, तो उसे एक तरफ से कह सकते हैं कि वो काला धन नहीं हो सकता, लेकिन हकीकत में वो काला धन है। माना जाता है बिल्कुल मिला के। तो उसी पर एक बात है। अब सरकार इस चीज को स्वीकार नहीं कर रही है, देखिए। ठीक है। लेकिन हकीकत यह है कि 500 और 2000 के जो करेंसी बिल है उसी में काला धन जमा होता है, क्योंकि बड़ा बिल है ना। आप 100 की नोट का कितना पैसा जमा करेंगे? हम देख रहे थे ना, कितने कितने मतलब रूम भर भर के पैसे पड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो वो 100 की नोट में तो आप कितना पैसा जमा करके रखोगे? तो वो बड़ी नोट में होता है, 500 और 2000 की नोट में उसको किया जाता है। ठीक है। तो ये स्थिति है। अब इस स्थिति में सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि भाई साहब,
आप अगर कहते हैं कि काला धन गायब हो जाएगा तो ये तो जो था उससे 9 गुना बढ़ गया और उसका हिसाब आपको कहीं मिल नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि जैसे इससे पहले हम जो संवाद कर रहे थे वहां पे हम बात कर रहे थे कि संवैधानिक तौर पर इस फैसले जो का ये नोटबंदी का जो फैसला है उस पर अभी सुनवाई शुरू होगी, पर तब हम कह रहे थे ना कि उसको फिर लीगल मैटर भी हो सकता है कि आ जाएगा। तो अब मुझे लगता है ये मुद्दा जो है उस पर कहीं जाके आगे जाके या तो ऐड होगा या फिर अलग से इस पर जो है मुझे लगता है कोई याचिका शायद करेगा कि भाई आपने जिस बात को लेकर, जिस संभावना को लेकर ये निर्णय लिया था और आप बड़े कंफर्म थे कि ये इससे काला धन होगा, तो बताइए। तो आरबीआई खुद अपना रिपोर्ट में बता रही है कि इतना पैसा जो है गायब है, वो मिल नहीं रहा है, वो नोट ही गायब है। 9,21,000 करोड़ रुपए के कीमत की नोट गायब है साहब। आप इसको कहाँ ढूंढेंगे आप? बिल्कुल। अच्छा, ये जितना भी पैसा मिल रहा है अभी वो सब नई नोट है 2000 की जी। तो वो भी जो है वो कहाँ से आई फिर? वो कैसे मिली? वो पैसा कैसे किसी के पास पहुंचा? ये भी तो एक सवाल है। ठीक है, तो अब इस पर जो है बहस होगी और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में शायद इसको लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी उठाया जा सकता है, क्योंकि यह असफलता है जी। ये पूर्ण रूप से असफलता है जी। तो उस निर्णय की असफलता है जिसको लेकर पूरा देश 3 से लेकर 4 महीने तक बहुत परेशान रहा और बहुत तकलीफें झेली हम लोगों ने। और उसके बाद भी अगर निर्णय असफल साबित होता है तो उस पर तो कुछ न कुछ सवाल पूछा जाना चाहिए, जवाब मांगा जाना चाहिए। बिल्कुल, निश्चित ही तौर पर ये असफलता ही कहेंगे, क्योंकि लगातार जिस तरीके से करेंसी जब वो चलन पे आई और जिस तरह से नए नोट जो 500 और 2000 के नए नोट थे उनको जारी किया गया और उनको जारी करने के बाद में एक बात भी कही गई थी कि इस नोट को कोई भी डुप्लीकेट तरीके से कॉपी नहीं कर सकता। इसमें एक खास तरीके की जो है संरचना बनाई गई है, प्रोसेस है, उसके द्वारा इसको कॉपी नहीं कर सकता। हालांकि हमारे साथ में कुछ प्रमुख मीडिया संस्थान है, उनका भी ये कहा था कि इसमें चिप लगी हुई है, इसमें जीपीएस ट्रैकर है, वो दौर भी हमने देखा और वो चिप जो है वो उनकी चिप वो चिपी बन के रह गई और उसका कोई भी अर्थ बात हो गई पूरी। वो पूरी चीप हो गई कि मतलब जिस तरीके से बिना तर्कहीन, मतलब हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि साथी हमारे संगठन है वो इस तरीके के बातों को लेकर सार्वजनिक मंच से एक बाकायदा प्रोग्राम उन्होंने चलाया था उस दौरान, वो एक अलग विषय है, लेकिन वो चिप जो है वो चिप बन के रह गई जैसा सर कह रहे हैं। तो अब देखने वाली बात ये होगी सरकार के वो तमाम दावे जिनको लेकर इन नोटबंदी की गई थी वो अब धराशायी होते हुए दिख रहा है और उनका उतना व्यापक असर जो है वो होता हुआ नहीं दिख रहा, क्योंकि लगातार जो है नोट क्लोनिंग भी है, वो भी हमारे सामने की घटनाएं आए दिन आती रहती है। नोटों का जखीरा भी पकड़ा जा रहा है और जैसा कि ये भी जिस पे हमने संवाद किया कि लगभग एक बड़ी पैमाने पर जो एक धनराशि का जो पैमाना होता है उसमें वो नोट जो है वो गायब है, उसका रिकॉर्ड आरबीआई के पास भी नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि ये किस तरीके से सरकार इस पर हस्तक्षेप करती है या नहीं करती है, या क्या उनकी तरफ से बयान जारी किया जाता है इस बात को लेकर। तो फिलहाल आज के राष्ट्र संवाद कार्यक्रम में हमारे लिए और आप सबके लिए इतना ही, क्योंकि लगातार न्यूज रूम लाइव में अब इसके अगला प्रोग्राम होगा, उसमें हम जुड़ेंगे और कई मुद्दे, मतलब जो बड़ी खबर है उसमें राजस्थान भी है, पीएफआई पे भी हम बात करेंगे और विस्तार से बात रखेंगे। तो आप सीधे 12 से 1 बजे तक के मुद्दे पर न्यूज रूम लाइव पे जुड़िए। तो फिलहाल हमें दीजिए आज के लिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार। बोल धरती जयकारा, गगन है सारा गूंजा।